सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, नस्ला टावर जिसको गिराने का हुक्म आला अदलिया ने दिया था, उसके बाद उसको गिराने का काम शुरू किया गया, लेकिन फिर ये काम जो था वो रुकवाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और जो नस्ला टावर से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई उस पर कमिश्नर कराची की सख्त सरजनिश की गई। कहा कि जितना भी मशीनरी है पूरे कराची में वो लेकर जाएं, नस्ला टावर को गिराएं और उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाए। सिर्फ यही कहा कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आपका यहाँ से क्या जेल जाने का इरादा है। कुछ रिमार्क्स थे जो सामने आए हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। ये नस्ला टावर एक ऐसा मामला है कि ज़ाहिर है जिस पर अभी तक जो गिराने के हवाले से कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट तो हुक्म दे ही चुकी थी पहले भी, और अब मज़ीद इस पर बरहमी का इजहार किया गया है। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात प्रोग्राम में जो कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़, और दीगर मेहमान हमें अभी आगे जाके ज्वाइन करेंगे। लगारी साहब, नस्ला टावर हो या फिर दीगर ऐसे मंसूबे जिनको ज़ाहिर है कहा गया कि गैर कानूनी है, इनको गिरा दिया जाए, आला अदलिया ने हुक्म दिया, फिर नस्ला टावर को गिराया जाने लगा तो पता ये चला कि जी वो गिराना जिस तरह गिराया जा रहा है मैनुअली वो सही नहीं है, इसको रुकवाया गया। अब कमिश्नर कराची को कहा गया कि जितनी मशीनरी है कराची की वो लेकर जाएँ, उसको गिराएँ और फिर हमें रिपोर्ट दें। आखिर क्या मामला क्या हो गया है? ये मज़ीद भी और इमारतें जो आई हैं और उनको भी अदलिया ने कहा है कि ये गैर कानूनी है। एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए इंतज़ामिया अपना एक वक्त ले रही है और वैसा कर रही है। वो कितना गैर कानूनी है, किस हद तक उसको गिराना चाहिए, किस तरह नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको पूरे के पूरे को गिरा दिया जाए। खाली भी करा दिया गया है उसको, और यहाँ के जो रिहायशी थे वो भी चले गए हैं। अब उनका एक मसला ज़ाहिर है उनके कि वो कहाँ जाएंगे। घर उनका, अगर उनके घर ये सब तोड़ दिया जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है। फ़ैसला ज़ाहिर एक बड़ा फ़ैसला था और उस बड़े फ़ैसले के बड़े असरात भी होते हैं, लेकिन ये कि इस तरह की तामीरात को कानूनी और गैर कानूनी करार देने के लिए बहरहाल रूल्स तो होंगे, लेकिन कराची में बहुत सी तामीरात, अब एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा था कि 60,000 तामीरात ऐसी हैं जो कानून के मुताबिक नहीं हैं। तो क्या इस तरह से सबको गिरा दिया जाएगा या इसके लिए कोई तरीक़ाकार निकाला जाएगा? हुकूमत तरीक़ाकार निकालेगी तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आला अदलिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या उन कवानीन को माना जाएगा कि जी अगर लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ देना है कि उनकी रिहाइश गाहें बचें, लेकिन ये भी है कि रिहाइश गाहें कैसे बनाई गई, यानी लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आया कि कराची शहर को कबूल कर लिया जाए, ये किसी की लोगों की मासेस की जो रहते हैं, जो इंसान रहते हैं, इंसानों की मिल्कियत है, ये बात नहीं माना गया। और वहाँ यहाँ पर जो माफियाज़ हैं, और माफिया को ये ना समझा जाए कि वो बाहर बैठी हुई की चीज़ होती है। माफिया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी होती है, हुकूमत के अंदर भी होती है। हुकूमत के अंदर के लोग माफिया बनकर इस तरह के इक़दाम करते हैं कि इस तरह की तामीरात होती हैं। ये पार्कों पर किसने कब्जा किया, खेल के मैदानों पर किसने कब्जा किया, ये सड़कों के ऊपर फुटपाथों पर किसने कब्जा किया, नालों पे किसने कब्जा किया, पर कब्जा करने के बावजूद कब्जा कर लिया गया और तामीरात भी कर ली गई। अब इन तामीरात को गिराने का मसला है। कब्जा करने वाले ने कब्जा किया, वो चला गया, उसने बेच दिया। एक ऐसा जरूरतमंद था, गरीब आदमी था, उसको बेच दिया। अब वो कहाँ जाए? मतलब उन लोगों के बारे में पूछा जाए कि बनाने वाले ने बनाया, गैर कानूनी बनाया, और उसको इदारों जो बनाने के लिए मजाज इदारे थे उन्हें, जब ये जितनी भी गैर कानूनी इमारतें जिनके नाम आए हैं, चाहे वो नस्ला टावर हो, तिजोरी हाइट्स हो, या फिर नालों पे तजावुज़ात हो, जब ये बन रही होती हैं तो फिर कहाँ होते हैं सब, और उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? उसके बाद लोग पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं और अपने घर बनाते हैं। कितनी मुश्किल से कोई एक शख्स अपना घर बनाता है और उसके बाद ये कहा जाए कि ये घर जिस पर तुम बैठे हो ये गैर कानूनी है, उसको गिरा दिया जाए और उसको कंपनसेशन भी ना दी जाए, तो फिर वो क्या कर? क्या आप किसी का एतमाद रहेगा कि इस शहर में वो जाके किसी भी मंसूबे पे जो कि ज़ेर तामीर हो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करे? क्या करें आखिर लोग? हसन बख्शी साहब हमें ज्वाइन करें, साबिक चेयरमैन आबादरा, उनसे बात करते हैं। हसन साहब, ये बहुत बड़ा मसला है। एक हर इमारत जो लगता है मुझे कि कराची में हर दूसरी इमारत गैर कानूनी है। लोग डर रहे हैं, परेशान हैं कि घर बनाना कोई आसान नहीं होता। लोग पूरी ज़िंदगी की अपनी जमा पूंजी लगाते हैं तब जाके कोई घर बनता है।
कई मंसूबे हैं, रोज़ाना इश्तिहारात हम देखते हैं कि अब ये मंसूबा है, अब वो मंसूबा है। कैसे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये कानूनी है या फिर गैर कानूनी है? कल उसको कोई यहाँ से बेघर नहीं कर देगा, ये नहीं कहेगा कि अब इस इमारत को गिरा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि नस्ला टावर का जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक एपेक्स कोर्ट है। इसने जो भी ऑर्डर किया, मुमकिन है मुझे वो ऑर्डर ना पसंद आया हो या मैं समझता हूँ वो सही नहीं है, बट हम सब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रहते हुए उसको मानना है और उस पर अमल दरामद होना है, और वो अमल दरामद हो रहा है। ये तो होगी नस्ला टावर की बात। अब जैसे मेरे भाई ने कहा कि कराची में बिल्डिंगें बनी हुई हैं और 60,000 अगर मतलब तामीरात हैं और उसमें लाखों लोग रहते होंगे, सो हमें ये देखना है कि कैन वी अफोर्ड टू टेक दिस रूट कि हम बिल्डिंगों को डिमोलिश करते रहें और लोगों को इस इम्तिहान में डालें। एज ए नेशन कैन वी अफोर्ड दैट? मेरे ख्याल में हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपने की, बिल्कुल सही बात है कि आज खरीदार का इत्मीनान और एतमाद कैसे होगा? सही बात। मैं कहता हूँ आज बनाने वाले का इत्मीनान और एतमाद कैसे होगा कि वो कौन सा प्लॉट खरीदे कि जिसका टाइटल क्लॉज जिस पे वो तमाम इदारों से मंजूरी ले और वो भी सही हो। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इसका रेजोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, करके देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाई तो एक ऐसा इदारा हो, हमें कानूनन बिल्डिंग कंट्रोल के पास जाना है, मैं उससे अप्रूवल लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने मिलके कनाइवेंस से ले लिया, चले जी मैं प्लॉट लेता हूँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सेल एनओसी लेता हूँ, उससे प्लॉट लेता हूँ, लोग कहते हैं कि वो भी कनाइवेंस से ले लिया। बट कोई तो ऐसा इदारा हो जिसपे पाकिस्तान के तमाम इदारे बिलीव रखते हो और जिसपे एक हम एज एन बिल्डर, एक एज एन इन्वेस्टर और आप एक एज एन अलॉटी खरीदार आप भी इत्मीनान कर लें कि ये एनओसी है, अब इसके बाद इस प्लॉट पे कोई मसला नहीं होगा इस बिल्डिंग का, और अगर कोई होगा तो वो इंश्योरेंस के थ्रू वो टाइटल को कवर किया जाए। अच्छा, एक चीज आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज, जैसे मिसाल के तौर पर मैं जा रही हूँ और मैंने कोई घर खरीदना है या फिर कोई अपार्टमेंट खरीदना है, बुक करवाना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो एनओसी है ये जाली नहीं है, ये असली है? जितने कागजात मुझे दिखाए हैं बिल्डर ने वो तमाम के तमाम असली हैं। मैं जाके उसको अगर दिखा भी लूँ, जो इदारे मुतालिका वो कहें कि बिल्कुल ठीक है, बाद में बताया जाए कि नहीं जाली है, एक आम आदमी कैसे पता चलाएगा इस चीज़ का? मैं आप आम आदमी की बात करें, मैं कह रहा हूँ, मैं एज एन बिल्डर आबाद का चेयरमैन होके मैं भी कई वक्त नहीं बता पा रहा हूँ, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। तो कोई ऐसा इदारा तो होना ही चाहिए ना। देखिए, इसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपए लगे हुए हैं। मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनके घर इस वक्त मसला टावर में, मतलब हम सब उनके साथ हैं, उनकी तकलीफ हमारे घर की तकलीफ है। बट एनी हाउ हमें एज ए नेशन वी शुड फाइंड अ वे आउट, चाहे वो हुकूमत ढूंढ के दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ढूंढ के दे कि यार ये चेकलिस्ट है, आपने फॉलो करनी है। और मैंने जो आपको कहा ना, देखिए कनाडा में ये होता है कि मिरर की पॉलिसी, यानी जो दिखता है वो होता है और जो होता है उसको गारंटी करती है गवर्नमेंट थ्रू इंश्योरेंस। तो मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि लीगल टाइटल का इंश्योरेंस डाला जाए कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई ऐसी चीज पता लगती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देगी। मैं अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट ले सकता हूँ तो 2 करोड़ रुपए मैं इंश्योरेंस से भी दे सकता हूँ। सही बात है। लेकिन ना बात ये है कि तब जब तक कहीं ना कहीं कोई लाइन नहीं ड्रॉ होगी तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हसन बख्शी साहब कि कोई ना कोई तो वे आउट हो ना, कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जी कोई, अगर जिस तरह आपने ऑप्शन दिया कि ये इंश्योरेंस कंपनी हो जो इस बात की इंश्योरेंस दे, कल को अगर ये गैर कानूनी है तो वो पैसा जो लगाया गया है वो ज़ाया ना हो। लहारी साहब बहुत अच्छी बात की हसन बख्शी साहब ने, लेकिन हमारे मुल्क में ना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें हम वे आउट ढूंढें। हम बस कहते हैं कि जी ये ख़राब है, इसको ख़त्म कर दो, लेकिन उसका अब सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए? वो लोग जिनका नुकसान हुआ उसका नुकसान पूरा करेगा इदारे, या लोग जिनको भी कहा गया है वो नहीं करेंगे, उनको कौन पकड़ेगा, उनको कौन देखेगा, या फिर इसका कोई सिस्टम बना दें? मेरी गुजारिश ये है कि जब कोई जजमेंट आ जाती है उस पर हम एक हद तक
बात भी कर सकते हैं और उसको एक हद तक हम जाहिर है क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और इसके बारे में आइन में ऑप्शन मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला जो है इसने लोगों को मुतासर किया है और बुरी तरह मुतासर किया है। चलें, ये वैला आप लोग हैं। कल अदलिया की एक और ख़याल आता है कि जी ये जो पूरे का पूरा लाइन्स एरिया है ना, ये ठीक नहीं बनाया गया, सारे को मसमार करके इसको दोबारा बनाते हैं, तो खुदा ना खास्ता फिर क्या दहशत नहीं फैल जाएगी लोगों के अंदर? लोगों के अंदर खौफ नहीं आ जाएगा? इस वक्त लोगों के अंदर वो खौफ पैदा हो गया है जो अब से 20 साल पहले से या 30 साल पहले से या 40 साल पहले से अपनी जान का खौफ फैला हुआ था। अब लोगों में अपने माल का और प्रॉपर्टी का खौफ फैला हुआ है कि हम क्या करेंगे, हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, हमने ये हमारे दादा ने बनाया था। अब आज फ़र्ज़ करें नाज़ाबाद में किसी का घर है और वो घर बना था आज से 40 साल 50 साल पहले, और आज कोई निकाल कर ले आते यार ये तो गलत बना हुआ है, इसको तो गिराना है। बहुत सी इमारतें हैं मुख्तलिफ जगहों पर जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इमारतें भी गिराई जाएंगी या गिराई जाने वाली हैं, तो उनके ऊपर बिलियंस लग चुके हैं। जिन जगहों पर हो चुकी है तामीरात, जिन पर लोगों के पास उनका कमर्शलाइजेशन का आर्डर भी मौजूद है, वो भी रुके हुए हैं कुछ काम करने से, इसलिए कि उनको कह दिया गया है कि आप रुक जाओ, आप काम नहीं करो। मैं ये कहता हूँ कि शहर के साथ होना क्या है कि कोई और अथॉरिटी नहीं है इस मुल्क के अंदर। सुप्रीम कोर्ट द मोस्ट एपेक्स कोर्ट और इंतहाई काबिल एहतराम कोर्ट है, लेकिन क्या किया जाए? जो इंसान मुतासर हो रहे हैं, ये इंसान तो ज़ाहिर है नेशनल टावर के 50 मकीन होंगे, 50 नहीं होंगे तो 60 होंगे, जो भी उसके ख़ानदान होंगे वो मुतासर हुए हैं। लेकिन किसी बड़ी आबादी के बारे में इस तरह का फैसला आया। देखिए, बाज़ फैसले ऐसे होते हैं जो कौमों की ज़िंदगी में मुसीबतें लाते हैं। जो रिकॉर्डेड केस के बारे में अदालत ने फैसला किया, वो तो जो होना था नुकसान या जिसके बारे में एस्टीमेट किया गया था, वो नुकसान उससे तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर आपको जुर्माना भरना पड़ रहा है जो अरबों डॉलर के हिसाब से है। वो इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने माजी में जब इस तरह के एक्शन लिए तो उनके ऊपर आपके असरात क्या मुरतब हुए, उनका भी जायजा ले लिया जाए। सही है, बिल्कुल। तमाम तरह जो चीजें हैं उसको देखना भी होगा और समझना भी होगा कि ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के अंदर एक चीज़ बुनियादी होती है कि आपको इंसानी जो जिंदगी है और इंसानी जो इश्यूज हैं और इंसानी जो राइट्स हैं उनको बहरहाल सही है, उनको भी देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है ये मामला इंसानों का है, उनके माल का है। बहुत शुक्रिया आपका हसन बख्शी साहब, हमारे साथ साबिक चेयरमैन आबाद। और नाज़रीन, आज का एक और अहम मसला है क्योंकि जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनकी जानिब से जो है वो हड़ताल की कॉल दे दी गई है और 25 नवंबर से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया गया है, क्योंकि डीलर्स ये कहते हैं कि हुकूमत से हम मुतालबा कर रहे हैं कि 6 रुपये मज़ीद बढ़ाए जाएं, लेकिन हुकूमत इस बात पर कोई सीरियसली इस चीज़ को नहीं देख रही है। तो कल से पंप्स बंद रहेंगे, यानी कि सुबह 6 बजे से। नुमान अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर, उनसे बात करते हैं। नुमान साहब, क्या मामला हुआ? ये पिछले महीने भी चीज़ उठी कि आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया, फिर नेगोशिएशन हो गई, मामला तय हो गए, आज आप लोग फिर हड़ताल की बात कर रहे हैं। क्या हर महीने ये मामला क्यों उठ जाता है? देखिए जी, 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल दी गई थी, उसके ऊपर इन्होंने 3 नवंबर को हमें बुलाया, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, मिनिस्टर पेट्रोलियम हमाद अजहर साहब थे, चेयरमैन ओगरा थे, और सारे मामला तय हो गए थे, सारी वर्किंग वगैरह कर ली थी। इन्होंने हमें कहा था कि हम ईसीसी से आपको 17 नवंबर तक करवा के अप्रूव करवा के आपका मार्जिन दे देंगे, ठीक है, और जो कि अभी तक नहीं हुआ। हमने जब इनको फॉलो अप किया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद हमने फिर ये हड़ताल की जो कॉल 25 नवंबर की दी है वो इस वजह से दी है कि हमें कोई फॉलो अप में कुछ भी बताया नहीं जा रहा। सर, ये मुतालबा वैसे आपका है क्यों 6% मार्जिन का? ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हमारा जो कारोबार है वो हमें करना फिजिबल नहीं है। इस रेट के ऊपर हमें 2-2.5 रुपए भी नहीं बच रहे, बिल्कुल कुछ बच नहीं रहा। अखराजात, बिजली रोजाना बढ़ रही है, ठीक है, तनख्वाहें लोगों की रोजाना उजरत जो है वो भी किधर से किधर चली गई है। जब 50 रुपए लीटर था पेट्रोल, तब भी हमारा डीलर मार्जिन यही था और आज भी यही है। हमें फिजिबल नहीं है, इसलिए हम कारोबार नहीं कर सकते इस कंडीशन में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये फिजिबल नहीं है। अभी वैसी पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं, गो के आलमी मंडी में काफ़ी कम है, लेकिन हुकूमत ने अभी कल ही परसों ही ऐलान किया कि हम लीवी को बढ़ाएंगे और हर माह बढ़ाएंगे।
तो क्या आप अपना ये मुतालबा रखेंगे कि फिर जो डीलर मार्जिन है वो 6% पे ही रहे, या फिर आपका मुतालबा हर महीने बढ़ सकता है? जी, हमारा इनके साथ जो बात हुई थी वो फिक्स पे हुई थी कि पर लीटर जो एक्सपेंडिचर इन्होंने कहा था आप हमें बताएं कि आपके खर्चात क्या हैं, वो हमने इनको वर्किंग करके दी थी। और उसके बाद हमें तो 6 रुपए पर लीटर हमने इनको कहा कि 6% इज बेसिकली 6 रुपए पर लीटर, कि हमें मार्जिन हो तो हमें ये कारोबार करना फिजिबल है। अच्छा नुमान साहब, कल तमाम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि पीएसओ की जानिब से स्टेटमेंट आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। जी देखिए, वो कंपनी ने जो है अपने कंज्यूमर के लिए कहा है कि उनकी जो साइट्स हैं जो कि कंपनी खुद ऑपरेट कर रही हैं वो खुली रहेंगी, तो उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 9-10 हज़ार पेट्रोल पंप है उसमें से उसकी रेशो 100 की भी नहीं है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी स्ट्राइक को। कल आपकी ये पूरे पेट्रोल पंप्स बंद होंगे सारे, और वक्त क्या है कल सुबह कब से होगा ये? जी सुबह 6 बजे से 25 नवंबर, कल 25 नवंबर है, सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कोई राब्ता हुआ, हुकूमत ने कोई राब्ता किया आपसे, कोई मुज़ाकरात के लिए? जी हमारे मुज़ाकरात इनके साथ अभी तक कुछ नहीं हुए, नाकाम है मुज़ाकरात हमारे। जब तक के हमारे चेयरमैन साहब हैं समी खान साहब, उनका ये कहना है कि जब तक के ये हमारा मामला मार्जिन का तय नहीं हो जाता, हमें एक रेट बता नहीं देते, हम तब तक जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लॉलीपॉप इनसे नहीं लेना चाहते। कोई नुमान भट्ट साहब, आपके मुतालबात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, ठीक है, आप अपने मुतालबात रखें, आपका राइट है, लेकिन आवाम को किस परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं? आवाम क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे पेट्रोल? आवाम को हम परेशान नहीं करें, आवाम को परेशान गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो ये इससे टाइमली अगर ये काम कर लें और हमें करके दे दें तो हमें क्या जरूरत है स्ट्राइक पे जाने की। कोई बंदा अपना कारोबार नहीं छोड़ता ना बंद करता है, जरूरत हमें क्यों पेश आई है? गवर्नमेंट ने नवंबर 3 साल से इनके पास फाइल पड़ी हुई, हम आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, ईसीसी हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, इस तरह तो नहीं होता। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप अपने मुतालबे पे कायम हैं, जब तक कि 6% मार्जिन नहीं होता आप हड़ताल करेंगे ही करेंगे? जी हड़ताल होगी और गैर मुइना मुद्दत तक होगी, इसमें 25 नवंबर से लेके जब तक के मुतालबात मंजूर नहीं होते। ठीक है नुमान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लगाई साहब, आपने नहीं, ये तो एक आवाम और मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। एक तो पेट्रोल वैसे ही महंगा है, फिर मिलेगा ही नहीं, एक लंबी लंबी लाइनें होंगी हर पेट्रोल पंप पे कराची में, बल्कि पूरे मुल्क में। ये सारी मुसीबतें इस हुकूमत ने खुद पैदा की हैं। वज़ीर आज़म सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चला कि जी जब मैं सो रहा था तो डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई और रुपए की कीमत कम हो गई। और बाकायदा उन्होंने आकर कहा कि जब डॉलर की कीमत बढ़ी है मैं उस वक्त सो रहा था। तो उनको फिर सोने के बाद उठाया जाता है। जब फैसले इस तरह से होंगे, जब वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं होगा और फिर वज़ीर आज़म उन फैसलों को ओन कर लेंगे तो बस ठीक होगा। ये पिछली मरतबा भी जितना पैसा कमाया है इन डीलर्स हजरात ने, मैं कहता हूं कि इतना तो अरबों रुपए का पाकिस्तान के लोगों की जेब पर डाका डालकर हुकूमत ने और पाकिस्तान ऑयल की, पेट्रोल की और डीजल की ये एक माफिया के तौर पर काम किया। और फिर बाद में हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया और नदीम बाबर के बारे में उनको हुकूमत से भी निकाल दिया, मशीर के उहदे से भी कार्रवाई तो नहीं हुई ना। कार्रवाई क्या हुई भाई? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, दुनिया भर से आपको कहा जाता है मुफ्त में आकर ले जाओ। इनने इंपोर्ट बंद कर दी, तेल की इंपोर्ट बंद कर दी उस वक्त जब मुफ्त में मिल रहा था। उन्होंने कहा नहीं हमने, और लगाई साहब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर हड़ताल कर दी कि भाई कीमत बढ़ाओ। एक ऐड कर दूं चीज, आप कंटिन्यू करें कि आज पूरी दुनिया में पेट्रोल कम तरीन सतह पर आ गया है और उसके बावजूद इन्होंने जो है ये कह रहे हैं कि इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं और $80 से भी नीचे जा रहा है पेट्रोल और आलमी मार्केट में पर बैरल। और यही पेट्रोल जरदारी दौर में $134 पर बैरल तक गया है, $121 पर बैरल तक गया है और $100 से ऊपर रहा है। तब भी पेट्रोल जो है वो कभी 100 रुपए को क्रॉस नहीं किया था। ये तो 150 रुपए के करीब ले गए हैं और अभी ये कयामत होने वाली है, बम गिरने वाला है लोगों के ऊपर। अच्छा ये इनको ये 6 रुपए मांग रहे हैं जी, हालांकि कारोबारी एतबार से इनको परसेंटेज के एतबार से मांगना चाहिए था, ये परसेंटेज के एतबार से नहीं मांग रहे। ये परसेंटेज के हिसाब से मांग रहे हैं, 6% मार्जिन नहीं, वो कह रहे हैं कि 6 रुपए मांग रहे हैं। मैंने इनसे यही सुना था जो अभी बता रहे थे कि हमने 6 रुपए मांगे, 6% नहीं कह रहे थे। 6 रुपए जो हैं वो मेरे ख्याल में और आगे बढ़कर ये हुकूमत इसी तरह से एक आरा चलाती रही और लोगों को इसी तरह से ज़िबा करती रही
तो ये बहुत शेयर मुश्किल भी सूरत बहुत हाल कम हो हो जाएगी। जाएंगे। यकीनन एक बहुत क्योस की बात है पूरे मुल्क में पेट्रोल ना मिलना। लगाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई ये एक तशवीश की बात है कि हुकूमत क्यों अगर इनसे मुज़ाकरात नहीं कर रही और ये गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल पे जा रहे हैं, पूरे मुल्क में आवाम कितनी परेशानी का शिकार होंगे कि एक तो पेट्रोल महंगा है और अब फिर मिल भी नहीं रहा। तो अब खुदा करे कि हुकूमत को थोड़ा होश आए और हुकूमत इनसे बात करे पेट्रोलियम डीलर्स से, ताकि ये पेट्रोल की हड़ताल की कॉल जो है वो वापस लें। नाज़रीन, इस पॉइंट के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।